नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और हमारे इस खास बुलेटिन संपूर्ण भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक और साथ ही साथ भारत के हर कोने और हर राज्य की होगी खबर वो जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार, ताकि आप हमसे और हम आपसे सीधा जुड़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले केरल की, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। कोझिकोड में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले मोदी सरकार ने मणिपुर को जो घाव दिए हैं उन्हें भरने में लगेंगे कई साल। तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में नर्स की लापरवाही का मामला आया सामने। बुखार से पीड़ित बच्चे को लगाया रेबीज का इंजेक्शन, केरल सरकार ने नर्स को किया बर्खास्त। केरला में पीएफआई कार्यकर्ताओं पर एनआईए की दबिश जारी। मलप्पुरम में एनआईए की रेड, बीते साल केंद्र सरकार ने लगाया था पीएफआई पर प्रतिबंध। और अब खबर विस्तार से। केरल सरकार ने बुखार से पीड़ित बच्ची को गलती से रेबीज का टीका लगाने पर नर्स को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल एर्नाकुलम के पास अंगबाली के एक तालुका अस्पताल की नर्स ने बुखार से पीड़ित एक बच्ची को कथित रूप से गलती से रेबीज का टीका लगा दिया था और ये घटना 11 अगस्त की है, जब 7 साल की बच्ची खून की जांच रिपोर्ट के इंतजार में लैब के सामने बैठी थी। नर्स ने गलती से दूसरी बच्ची समझ लिया जो रेबीज रोधी टीका लगवाने के लिए इंतजार कर रही थी और उसे ही टीका लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने बताया कि बच्ची को निगरानी में रखा गया है और उसका स्वास्थ्य अब स्थिर है। चलिए अब रुक करते हैं तमिलनाडु की टॉप न्यूज का। स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम का बयान। बोले राज्यपाल का नीट विरोधी विधेयक से नहीं है कोई लेना देना। विधानसभा द्वारा पारित नीट विरोधी विधेयक को नहीं देंगे मंजूरी। जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने भाई को हिरासत में लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी का डीएमके सरकार पर जोरदार हमला। कहा किसी समय में डीएमके ने जयललिता पर विधानसभा में किया था हमला। आइए अब आपको तमिलनाडु की खबरें विस्तार से बताते हैं। ईडी ने तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक को डिटेन कर लिया है। कहा जा रहा है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया गया है। इस मामले में ईडी उन्हें कई बार समन भेज चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पेश न होने की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया। ईडी और आयकर विभाग के अधिकारियों ने डीएमके के मंत्री सेंथिल बालाजी, उनके भाई अशोक और कुछ दोस्तों की संपत्तियों पर छापेमारी की। ईडी ने पूछताछ के लिए अशोक को 4 बार समन भेजा, लेकिन वो एक बार भी एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। बालाजी के भाई को ईडी की उसी टीम ने डिटेन किया है जो उनके मामले की जांच कर रही थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की खबरों का रुख करते हैं, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस विधायकों को सीएम सिद्धारमैया की दो टूक। बोले नहीं होना चाहिए कर्नाटक का नाम खराब। विधायकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अपील। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एनएस बोसराजू का बयान। स्टार्टअप और उद्योगों में अनुसंधान और विकास के लिए की जाएगी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। कर्नाटक में संतों ने की सीएम सिद्धारमैया से अपील। गोवध और धर्मांतरण रोधी कानून को बरकरार रखने का आग्रह। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एनएस बोसराजू ने कहा है कि स्टार्टअप उद्योगों में अनुसंधान और विकास करने के लिए कर्नाटक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। सत्यसाई गांव में भारतीय स्टार्टअप महोत्सव 2023 का समापन सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान और विकास जरूरी है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मौलिक है। बोसराजू ने बताया कि हमारी सरकार सीखने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक स्वभाव सहित एक सक्षम माहौल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हमने परिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। चलिए अब रुक करेंगे आंध्र प्रदेश की टॉप न्यूज का। 100 रुपए के एनटीआर स्मारक सिक्के का अनावरण करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 28 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होगा अनावरण समारोह। आंध्र प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। बोले यहां आने पर होता है सकारात्मक ऊर्जा और तरंगों का एहसास। चंद्रबाबू नायडू का जगन सरकार पर जोरदार हमला। बोले आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील।
आइए खबर विस्तार से बताते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जगन सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी द्वारा लोकतंत्र पर हमले की वजह से असाधारण स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम जगन मोहन रेड्डी के विकृत दिमाग से किए गए अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसलों की वजह से राज्य के 5 करोड़ लोग अभूतपूर्व और सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की। और अब अहम खबरें तेलंगाना से, वहां की सुर्खियों पर सबसे पहले एक नजर। सीएम केसीआर का बड़ा बयान, बोले राज्य में 9 साल में खेती का क्षेत्रफल में 1.5 गुना इजाफा, अनाज की पैदावार हुई चौगुनी, जल आपूर्ति और अनाज खरीद पर ध्यान केंद्रित। विधानसभा चुनाव में दायर हलफनामे में छेड़छाड़, मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी का केंद्र सरकार पर आरोप, बोले कृष्णा जल बंटवारे के मुद्दे पर केंद्र कुछ भी नहीं कर रहा, 9 साल से मामला दबाया। और अब खबर विस्तार से। 2018 के विधानसभा चुनाव में दायर हलफनामे में कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोप में मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ महबूबनगर जिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में गौड़ को पहले आरोपी के रूप में नामजद किया गया है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य अधिकारियों को सह आरोपी बनाया गया है, जिन पर शिकायतकर्ता ने गौड़ के साथ मिलीभगत करने और आगे की कार्रवाई की आवश्यकता बताए बिना चुनावी हलफनामे को बंद करने का आरोप लगाया था। चलिए बात करते हैं ओडिशा की टॉप न्यूज की। बालासोर ट्रेन हादसे में मददगारों को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया सम्मानित, बोले ऐसी अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए मोचन दलों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, बोले ओडिशा में बीजेपी की बनेगी अगली सरकार। आदिवासी नेता लिंगराज ने यूएपीए मामलों को वापस लेने की मांग कही और कहा पुलिस लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आइए खबर विस्तार से बताते हैं। सीएम नवीन पटनायक ने बालासोर ट्रेन हादसे के बाद मदद के लिए आगे आए स्वयं सेवकों और संस्थानों के कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए मोचन दलों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है और निरंतर तैयारी की स्थिति में रहने की आवश्यकता है। सम्मानित होने वालों में ओडिशा आपदा त्वरित मोचन दल, एनडीआरएफ, एम्स भुवनेश्वर, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों के साथ साथ बालासोर के कलेक्टर भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बालासोर जिले के बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को 3 ट्रेनों की टक्कर में 293 लोगों की जान चली गई थी और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और चलिए अगला राज्य है त्रिपुरा, वहां की सुर्खियों पर सबसे पहले एक नजर। स्वतंत्रता दिवस से पहले अगरतला में बीएसएफ के जवानों ने निकाली बाइक रैली, अमृत महोत्सव के तहत चलाया हर घर तिरंगा अभियान। उपचुनाव के मोड़ में आया त्रिपुरा, राजनीतिक दल उम्मीदवारों की कर रहे हैं घोषणा। टीएमसी ने एक और वाम मोर्चा ने की दोनों सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा। उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी ने की बैठक, सीएम माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी ने किया ऐलान। और अब खबर विस्तार से। त्रिपुरा में 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दल लगातार अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं और इसी को लेकर टीएमसी ने धूपगुड़ी सीट से प्रोफेसर निर्मल चंद्र रॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सीपीआईएम के वाम मोर्चा ने भी धनपुर और बक्सर सीट के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कौशिक चंदा को धनपुर सीट से टिकट दिया है, तो वहीं मिजान हुसैन को बक्सर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसे लेकर पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। चलिए नॉर्थ ईस्ट के अगले राज्य मिजोरम की टॉप न्यूज आपको बताते हैं। ट्विटर से कमाई करने पर पूर्वोत्तर राज्य को विशेष छूट, 10 लाख तक की कमाई पर नहीं देना होगा जीएसटी। मिजोरम के सीएम जोरमथांगा का फिर बीजेपी को करारा जवाब, कहा बीजेपी को समर्थन सिर्फ मुद्दा आधारित गठबंधन से बाहर नहीं निकला है एनएमएफ। मिजोरम पुलिस ने लुंगलेई से जब्त किया 50 लाख का सोना, आरोपियों से बरामद की गोल्ड की 3 ब्रिक्स, पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। आइए खबर विस्तार से बताते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष जोरमथांगा ने एक बार फिर से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर बयान दिया। सीएम जोरमथांगा ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पार्टी का समर्थन केवल मुद्दा आधारित है, जबकि एमएनएफ एनडीए के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है और इसीलिए एमएनएफ अभी तक बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर नहीं निकला है। बता दें कि एमएनएफ ने लोकसभा में विपक्षी गठबंधन के केंद्र और राज्य सरकार दोनों की आलोचना करते हुए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मेघालय से आई अहम सुर्खियों का।
मेघालय के 6 लोगों को किया गया दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित। केंद्रीय योजना के लाभार्थी हैं सभी। मेघालय सरकार का सौर मिशन से 200 से 300 मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य। हर साल 100 करोड़ प्रदेश सरकार करेगी निवेश। बिजली की किल्लत से निपटने में होगी मदद। रविवार को मेघालय में लगे भूकंप के झटके 3.7 की तीव्रता के लगे झटके। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। और अब खबर विस्तार से। मेघालय सरकार सौर मिशन के जरिए 200 से 300 मेगावाट की बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मिशन अगले 5 सालों तक हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और सरकार ने इकाइयों के लिए सब्सिडी देगी। इन इकाइयों के लिए सरकार से बड़ी इकाइयों को 70% तक सब्सिडी मिलेगी और छोटी इकाइयों को 50% तक सब्सिडी मिलेगी। ये मिशन लोगों को सौर इकाई की लागत का 40% तक सुरक्षित करने में मदद करने के लिए बैंकों के साथ कनेक्शन की सुविधा भी देगा। सरकार को उम्मीद है कि सौर मिशन राज्य की बिजली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। आइए बताते हैं आपको मणिपुर की हेडलाइंस। मणिपुर हिंसा पर एक्शन मोड में सीबीआई 9 और केसों की जांच करेगी जांच एजेंसी। महिलाओं और बच्चों से जुड़े हिंसा के मामलों की करेगी जांच। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पीएम मोदी से अपील। मणिपुर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का करें नेतृत्व। जातीय हिंसा को खत्म करने के लिए शांति रैली हो आयोजित। 15 अगस्त से पहले मणिपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में चलाया गया तलाशी अभियान। आइए खबर की जानकारी विस्तार से आपको दे दें। मणिपुर को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां मणिपुर हिंसा से जुड़े 9 और मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। जांच एजेंसी के पास अब कुल 17 केस हो गए हैं। सीबीआई ने अब तक 8 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें मणिपुर में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित 2 और मामले शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई के पास और भी केस आ सकते हैं। इनमें खासकर महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न, कुकी महिला के वायरल वीडियो के मामले शामिल हैं। इसके अलावा 9 अगस्त को मैतेई महिला से गैंगरेप का मामला भी सामने आया था। इसकी जांच भी सीबीआई को दी जा सकती है। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर में करीब 6523 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 11 केस महिलाओं और बच्चों की हिंसा से जुड़े। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे नागालैंड की। वहां की सुर्खियों पर सबसे पहले एक नजर। मणिपुर हिंसा के विरोध में महिला आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र से दखल देने की रखी मांग। शांति बहाली को लेकर अपील। प्रदेश के कर सलाहकार कुदेचो खामो ने खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी पर जताई चिंता। इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को बदलने की दी चेतावनी। कहा डिजिटल इंडिया में पिछड़ रहा प्रदेश। नागालैंड में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रदेश भर के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और अब खबर विस्तार से। नागालैंड में कई महिला आदिवासी संगठनों ने मणिपुर हिंसा को लेकर विरोध रैली आयोजित की। संगठनों ने बलात्कारियों और महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की। मणिपुर में लोगों की हत्या, घरों और धार्मिक स्थलों को जलाने की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए महिलाओं ने महिला अधिकारों के लिए खड़े हो और हिंसा बंद करो, इलाज शुरू करो समेत बलात्कारियों को फांसी दो जैसे नारे लगाए गए। चलिए बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की हेडलाइंस की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया प्रदेश की पहली कैथ लैब का शुभारंभ। सीएम ने डॉक्टर्स और अधिकारियों को दी बधाई। कहा लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य जांच सुविधा। भारी विरोध के बावजूद अरुणाचल प्रदेश ने 12 जल विद्युत परियोजनाओं पर किए हस्ताक्षर। सीएम पेमा खांडू की मौजूदगी में हुए एमओयू साइन। जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर राज्यपाल केटी पटनायक से मिले सीएम पेमा खांडू। राज्यपाल ने कहा परियोजनाएं प्रदेश को बनाएंगी आत्मनिर्भर। चलिए खबर विस्तार से बता दें। अरुणाचल प्रदेश ने पूर्वोत्तर राज्य में 12 रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके डिप्टी चौना मीन इस दौरान मौजूद रहे। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी समेत इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के कई अधिकारी एमओयू साइन करते वक्त मौजूद रहे। परियोजनाओं में से 2626 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 5 परियोजनाएं NEEPCO को आवंटित की गई हैं, जबकि 5097 मेगावाट की क्षमता वाली 5 अन्य परियोजनाएं SJVN को दी गई हैं। तो वहीं 3800 मेगावाट क्षमता की 2 परियोजनाएं NHPC को आवंटित की गई हैं।
और चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। अब रुख करते हैं नॉर्थ इंडिया का। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा रैली की शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने रैली को दिखाई हरी झंडी, कहा यहां के युवाओं को देश से प्यार। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिखी नए कश्मीर की झलक। सोपोर और किश्तवाड़ में हिजबुल आतंकियों के परिवार ने फहराया तिरंगा। केंद्र सरकार से की अपने बेटे को ढूंढने की अपील। जगती नगरोटा में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। घाटी में कश्मीरी पंडितों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। और अब खबर विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर देखने को मिली। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों के परिवारों ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जावेद मट्टू के भाई ने अपने घर पर तिरंगा फहराया और वहीं किश्तवाड़ आतंकी मुदस्सिर हुसैन के परिवार ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर केंद्र सरकार से अपने बेटे को ढूंढने की अपील की है। जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। जावेद हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी है और वो फिलहाल पाकिस्तान में, वो बीते 11 सालों से पाकिस्तान में सक्रिय है। और चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप न्यूज की। हिमाचल में भारी बारिश का तांडव जारी। अब तक 7020 करोड़ का नुकसान, 7935 मकान ध्वस्त। सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को नदियों के पास न जाने की दी सलाह। पूर्व सीएम शांता कुमार ने थपथपाई मुख्यमंत्री सुक्खू की पीठ, कहा आपदा में अच्छा काम कर रही है सरकार, आज एकजुट होने का समय। शिमला में पुजारी की बेरहमी से हत्या। बदमाशों ने डंडे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मंदिर के पास झाड़ियों में मिला शव। आइए खबर विस्तार से आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सुक्खू सरकार की जमकर तारीफ की। पूर्व सीएम शांता कुमार ने कहा कि सरकार अच्छे तरीके से आपदा का मुकाबला कर रही है। उनकी प्रार्थना है कि सभी हिमाचल वासी सरकार की अधिक से अधिक आर्थिक सहायता करें। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि सरकार ने जिस तरीके से हजारों पर्यटकों को कठिन इलाकों से निकाला है, मैं उसके लिए सरकार को बहुत बधाइयां देता हूं। ये पहला मौका नहीं है जब पूर्व सीएम शांता कुमार ने सुक्खू सरकार या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। शांता इससे पहले भी सीएम सुक्खू की तारीफ कर चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य पंजाब, वहां की सुर्खियों पर सबसे पहले एक नजर। पटियाला में स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल। डीसी एसएसपी ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। सीएम भगवंत मान 15 अगस्त को फहराएंगे तिरंगा। पंजाब में टेंडर घोटाले में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश सिंगला पर विजिलेंस का एक्शन। पूर्व डिप्टी डायरेक्टर की संपत्ति जब्त। पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु का है करीबी। पंजाब में आज से 3 दिन तक रोडवेज बसों का चक्का जाम। हड़ताल पर उतरे 200 कर्मचारी, यात्रियों को होगी परेशानी। और अब खबर विस्तार से बता दें कि पंजाब विजिलेंस ने फूड सप्लाई विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सिंगला और उनकी पत्नी रचना सिंगला की लुधियाना स्थित 4 संपत्ति जब्त कर ली है और ये कार्रवाई लुधियाना कोर्ट के स्पेशल जज के ऑर्डर के तहत की गई है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, उसके करीबी राकेश कुमार सिंगला के खिलाफ साल 2020 और 21 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। राकेश सिंगला को 3 दिसंबर 2022 को भगौड़ा करार देते हुए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। आइए अब रुक करते हैं हरियाणा की टॉप न्यूज का। 2 दिवसीय फतेहाबाद दौरे पर सीएम मनोहर लाल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह में होंगे शामिल। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नूह हिंसा के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। कर्फ्यू में भी दी गई ढील। 31 जुलाई से नूह में बंद थी इंटरनेट सेवा। पलवल में हिंदू महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी। कहा खून गर्म रखना पड़ेगा, उंगली उठाएंगे तो हम हाथ काट देंगे। आइए खबर विस्तार से आपको बताते हैं। हरियाणा के नूह में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। कर्फ्यू में भी आज ढील दी गई है। प्रशासन ने 13 दिनों के बाद जिले में बंद इंटरनेट सेवाओं को एक बार फिर से शुरू किया है। प्रशासन की तरफ से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह के विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि 31 जुलाई को नूह में ब्रज मंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसके बाद जिले की इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था और ये सेवाएं लगातार 13 अगस्त तक बंद रही। और अब खबर सीधा राजधानी दिल्ली से, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी बीजेपी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में होगा सभा का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 10,000 से अधिक जवान तैनात। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे किया जाएगा प्रसारण।
खबर विस्तार से 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लिहाजा लाल किले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही 1,000 कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा अवसर होगा जब कोविड-19 की पाबंदियां नहीं होंगी। पुलिस ने कहा कि हरियाणा के नूह और आसपास के इलाकों में हाल ही की हिंसा को ध्यान में रखते हुए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल सेक्टर 88 में निजी कंपनी में भीषण आग की खबर है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत कर फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। इस आग में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। नोएडा से ये इस वक्त की बड़ी खबर। सेक्टर 88 में एक निजी कंपनी में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अहम खबर यही है कि किसी नुकसान की कोई खबर नहीं मिल रही है, क्योंकि कोई भी घायल या हताहत नहीं बताया जा रहा है। नोएडा की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सेक्टर 88 है ये, जहां पर एक निजी कंपनी में भीषण आग लगी और तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां, दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत इस आग पर काबू पाने की गई, लेकिन फिलहाल रात की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तक नुकसान कितना हुआ है, जान का तो नुकसान नहीं है क्योंकि किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन माल का नुकसान कितना हुआ है ये अब से थोड़ी देर बाद इंतजार करना होगा, जब पूरा आकलन किया जाएगा। क्योंकि अभी भी कोशिश है जहां जहां थोड़ी बहुत आग सुलग रही है उसको बुझाने की जा रही है। चलिए अब रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की टॉप न्यूज का। मेरी माटी मेरा देश अभियान के सीएम धामी ने की शुरुआत, सेल्फी भी खिंचाई। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद के परिजनों को किया सम्मानित। चमोली में बारिश का कहर जारी। पीपलकोटी में बारिश से भारी नुकसान, पहाड़ के मलबे में दबी कई गाड़ियां। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश ने मचाया हाहाकार। अब तक 60 लोगों की मौत, 637 करोड़ का नुकसान। चलिए खबर विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साथ ही कृषि भूमि, सड़क, पुल समेत सार्वजनिक संपत्ति को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अभी तक राज्य में आपदा से 637 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है। पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी है और ऐसे में नुकसान और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से आगे भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना, बिजली गिरने की चेतावनी, लोगों को से सावधान रहने की अपील। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, फुटपाथ पर बैठे लोगों को ट्रक ने कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में मानसून की स्थितियां बनी हुई है, लेकिन अगले 2 दिन बूंदाबांदी बारिश की ही होगी। इसके बाद फिर लखनऊ समेत पूरे राज्य में झमाझम बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में मानसून की स्थितियां अभी बनी हुई है और अगले 2 दिन में इसका असर दिखेगा। शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़ में मामूली बूंदाबांदी होगी। वहीं बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। चलिए बात करते हैं बिहार की टॉप न्यूज की। कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जारी किया अलर्ट। राजीव प्रताप रूडी का बयान, बोले 2025 में बिहार में होगा सत्ता परिवर्तन। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार कायम करेगा मिसाल। विजय सेना का महागठबंधन सरकार पर जोरदार हमला, बोले बिहार में अराजक की स्थिति, कार्यवाही करें राज्यपाल। आइए तो खबर विस्तार से आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता और छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बीते 1 साल में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा। बिहार में रोजाना औसतन 20 हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार द्वारा मिसाल स्थापित की जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि साल 2025 में बिहार में सत्ता परिवर्तन होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी पर बोला हमला, बोले कुशासन की वजह से पिछड़ रहा पश्चिम बंगाल, राज्य में अब केवल गुंडा राज। सीएम ममता की पीएम मोदी से मांग, बोली राजभवनों को संग्रहालयों में बदल दे केंद्र सरकार, अब नहीं है इनकी जरूरत, मोदी सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। अधीर रंजन चौधरी की पीएम मोदी से अपील, बोले प्रधानमंत्री मणिपुर में करें सर्वदलीय शांति रैली, विपक्ष भी होगा इसमें शामिल। खबर अब विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर शिकायत की है कि बीजेपी काल में राज्यपाल समानांतर सरकार चला रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करेंगे कि राजभवनों को संग्रहालयों में बदल दिया जाए। सीएम ममता ने कहा कि ब्रिटिश काल में राजभवन की आवश्यकता थी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी से मांग करेंगे कि राजभवनों को संग्रहालयों में बदल दिया जाए। सीएम ममता ने कहा कि राज्यपालों के जरिए समानांतर सरकार चलाई जा रही है, राज्यपाल को लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि शपथ लेना जरूरी हो तो मुख्य न्यायाधीश ही दिला सकते हैं। आइए बात करते हैं झारखंड की हेडलाइंस की। मलेबास की आखिरी सोमवारी पर देवघर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान, शीघ्र दर्शनम की सुविधा बहाल। आज ईडी के सामने सीएम हेमंत सोरेन के पेश होने पर संशय बरकरार, जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जारी हुआ था समन। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के 44 पुलिस अफसरों और कर्मियों का होगा सम्मान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पदक देकर करेंगे सम्मानित। आइए खबर विस्तार से आपको बताते हैं। झारखंड जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन खबरें हैं कि सीएम सोरेन आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया। आज सुबह 10:30 बजे उन्हें रांची में ईडी कार्यालय आने के लिए कहा, लेकिन अब वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम सोरेन जांच एजेंसी से आगे के लिए समय मांग सकते हैं। बढ़ते आगे रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर के जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी शंखनाद, मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष, बोले बीजेपी को नहीं है लोगों की परवाह। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, जनता जानती है देश का विभाजन कांग्रेस की देन, चीन से चंदा लेने का लगाया आरोप। चुनावी साल में बघेल सरकार का तोहफा, घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ आधा, पहले 400 यूनिट पर मिलेगा लाभ। और अब खबर विस्तार से। चुनावी साल में बघेल सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। अब 6 महीने तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को भी 400 यूनिट के खपत में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ पहले से ही दिया जा रहा है, लेकिन अब 6 महीने तक भी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल सकेगा। इसको लेकर विभागीय आदेश भी जारी कर दिया गया है। अब 400 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले पूरे प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा। चलिए रुक करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस का। पूर्व आईएएस समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, बड़ी संख्या में लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। सीएम शिवराज ने कहा बीजेपी पार्टी नहीं एक परिवार है। मऊगंज बना मध्य प्रदेश का 53वां जिला, सोनिया मीणा बनी पहली कलेक्टर, एसपी की जिम्मेदारी वीरेंद्र कुमार को मिली। चलिए खबर विस्तार से बताते हैं। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है। राजस्व विभाग ने जिला गठन का आदेश जारी कर दिया है। रीवा से अलग कर बनाए गए मऊगंज जिले में कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग भी कर दी गई है। महिला आईएएस सोनिया मीणा को मऊगंज का पहला कलेक्टर बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार जैन को पहला एसपी बनाया गया है। अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी इस हफ्ते हो जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 में मऊगंज को नया जिला बनाने का ऐलान किया था और इसके बाद 6 अप्रैल को नए जिले के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। चलिए बढ़ते आगे। अब अगली खबर होगी राजस्थान से, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। राजस्थान के 9 जिलों में शुरू होंगे 10 अल्पसंख्यक छात्रावास, राज्य सरकार करेगी संचालन। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर लगाई रोक, 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं डाल पाएंगे वोट। सरकार के फैसले से छात्र संगठनों में भारी आक्रोश। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने सीएम अशोक गहलोत पर बोला तीखा हमला, कहा सीएम जननायक नहीं खलनायक है। अब खबर विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर चुनावी दांव खेलकर सबको चौंका दिया है। देश के 9 जिलों में 10 अल्पसंख्यक छात्रावास शुरू होंगे। इसका संचालन राज्य सरकार करेगी। सीएम गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस स्वीकृति से उदयपुर में 100 और अन्य सभी जिलों के छात्रावासों की क्षमता 50-50 सीट की रखी गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर भविष्य संवार सकेंगे। इनके लिए राज्य सरकार प्रदेश के बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर जिले में छात्रावास संचालित करेगी।
आइए अब रुक करते हैं गुजरात का सबसे पहले टॉप न्यूज। गुजरात दौरे के दूसरे दिन संसदीय क्षेत्र गांधीनगर को गृहमंत्री अमित शाह की सौगात 85 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का शुभारंभ। गुजरात में सड़क पर अचानक शराब की मच गई लूट, लोग पेटी उठाकर भागने लगे घर, हादसे की शिकार हुई थी शराब से भरी गाड़ी। गुजरात में अपराध की एक अजीबो गरीब कहानी, आरोपी को छुड़ाने के लिए बन गया फर्जी सीएमओ अधिकारी, शक होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर विस्तार से बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं से खास अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि सभी देश मिलकर भारत पर हमले करें तो भी वो सफल नहीं होंगे, ऐसी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में कई विकास कार्य और शिलान्यास का लोकार्पण भी किया। इस दौरान 85 करोड़ से अधिक विकास कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही गृह मंत्री ने सभी लोगों से अपील की कि वो अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पीएम ने भारत को 11वें से 5वें स्थान पर ला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला राज्य है महाराष्ट्र, वहां की सुर्खियों पर एक नजर। ठाणे स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे में 18 की मौत, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिए जांच के आदेश। उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के बीच मुंबई में अहम बैठक, इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम पर चर्चा, शरद और अजीत पवार की मुलाकात पर भी हुई बात। संजय राउत ने दी प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ने की सलाह, ट्वीट कर लिखा कांग्रेस को मिल रहा है लोगों का समर्थन। खबर विस्तार से, संजय राउत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से चुनाव लड़ने की सलाह दी है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती है तो उनकी जीत तय है। वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। रायबरेली, वाराणसी और अमेठी की लड़ाई बीजेपी के लिए मुश्किल है। संजय राउत ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है, कांग्रेस को लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से लड़ती है तो पीएम मोदी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब रुक करते हैं गोवा की टॉप न्यूज का। गोवा में महिला पुलिस अधिकारी से शख्स ने किया अभद्रता, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। मुंबई से गोवा जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, नियंत्रण बिगड़ने की वजह से हादसा, 3 यात्री हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। गोवा के पहले सीएम दयानंद बंदोदकर की 50वीं पुण्यतिथि, पूर्व सीएम को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आइए खबर विस्तार से बता देते हैं। मुंबई से गोवा जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां करूल घाट में बस ड्राइवर के नियंत्रण खोने के कारण बस हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस यात्रियों को लेकर मुंबई से गोवा की तरफ जा रही थी, तभी बस का नियंत्रण बिगड़ गया और सड़क किनारे नाले में घुसकर गिर गई ये बस, जिसमें 3 यात्रियों को चोट आई। घायल यात्रियों का इलाज हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि सभी के लिए फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि स्थिति ठीक है। फिलहाल संपूर्ण भारत में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत।